भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 16 धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध अर्थात अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में प्रावधान करती है। धारा 377 के अनुसार जो कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा इंद्रिय भोग कारित करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय। भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पेनल कोड 1860 की इसी धारा को केंद्र में रखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 5 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार 17 अक्टूबर 2023 को समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से सर्वसम्मत से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि समलैंगिक यानी होमोसेक्सुअल्स जोड़ों के विवाहों को मंजूरी देने के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है वह संसद तथा राज्य विधानसभाओं अर्थात विधायिका को है, न कि न्यायपालिका को। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने समलैंगिकों जिसमें LGBTQ शामिल है के मुद्दे पर सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पुनः एक बार इस बहस को जन्म दे दिया कि क्या समलैंगिकों को विवाह करने का अधिकार उनका कानूनी अधिकार है और क्या वे भी अन्य सामान्य व्यक्तियों की तरह विवाह करने तथा अन्य अधिकारों को एंजॉय करने के अधिकारी हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंसार स्कूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। साथियों, इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्णय को मैं विस्तार में आपसे बताऊं, आपसे गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर संभव हो तो आप मेरे चैनल की सदस्यता भी ग्रहण कीजिए। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा यह निर्णय यूं ही नहीं दिया गया है, बल्कि IPC की धारा 377 की संवैधानिकता तथा एक विशेष समुदाय जिसे LGBT+ कहा जाता है के बीच अधिकारों के टकराहट की जड़ें काफ़ी पुरानी हैं। इस हेतु हमें इस विषय पर आज के पूर्व दिए गए हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों के साथ साथ LGBTQ कौन और क्यों हैं उसे समझना होगा। सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि समलैंगिक यानी होमोसेक्सुअल कौन हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। होमोसेक्सुअल्स को जानने के लिए हमें अंग्रेजी के 5 शब्दों के फुल फॉर्म को जानना जरूरी होगा, जिसे हम LGBTQ कहते हैं। LGBTQ के साथ अब प्लस को भी जोड़ दिया गया है। यह क्यों जोड़ा गया है इसको भी हम आगे बताएंगे। LGBTQ 5 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द L है। L मीन्स होता है लेस्बियन। लेस्बियन अर्थात एक महिला या लड़की का समान लिंग अर्थात महिला या लड़की के प्रति आकर्षण जिसमें दोनों पार्टनर महिला हैं, लेस्बियन कहलाते हैं। इसी प्रकार दूसरा शब्द गे है। गे अर्थात यदि एक पुरुष का एक पुरुष से आकर्षण हो तो वे दोनों गे कहलाएंगे। तीसरा शब्द बी है यानी बायसेक्सुअल अर्थात जब किसी पुरुष या महिला को पुरुष तथा महिला दोनों से ही आकर्षण हो तथा रिलेशन भी बनते हों तो उन्हें बायसेक्सुअल कहा जाता है। बायसेक्सुअल पुरुष तथा महिला दोनों हो सकते हैं। टी अर्थात ट्रांसजेंडर, ऐसा इंसान जो पैदा होते समय कुछ और था और बड़ा होकर खुद को एकदम उलट समझने लगे या महसूस करने लगे। ऐसे कुछ लोग लिंग का परिवर्तन भी करा लेते हैं और जो लोग इस तरह के होते हैं और लिंग का परिवर्तन करा लेते हैं उन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाता है। क्यों यानी क्वीर। देखिए, ऐसे इंसान
जो न अपनी पहचान तय कर पाएँ, न शारीरिक चाहत, यानी न अपनी पहचान तय कर पाएँ, न शारीरिक चाहत तय कर पाएँ, अर्थात ये लोग खुद को न औरत समझते हों, न आदमी या ट्रांसजेंडर मानते हैं, और न ही लेस्बियन, गे या बायसेक्सुअल, उन्हें क्वीर कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, ये खुद की पहचान खुद नहीं कर पाते हैं कि वे औरत हैं, आदमी हैं, बायसेक्सुअल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, लेस्बियन हैं, गे हैं। तो इस श्रेणी के लोगों को हम क्वीर कहते हैं। देखिए, LGBTQ के साथ अब प्लस को भी जोड़ दिया गया है। प्लस निशान का क्या अर्थ है? देखिए, प्लस इसलिए लगाया गया है या इसलिए इसमें जोड़ा गया है कि इसके साथ अन्य लोगों के जुड़ने का स्पेस छोड़ दिया गया है, अर्थात इस तरह के समूहों के लिए इसे खुला रखा गया है जिनकी अभी तक समाज में पहचान नहीं हो पाई है। भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने की लड़ाई वैसे तो सन 1990 के दशक से ही शुरू हो गई थी, लेकिन सन 2000 के दशक में इसमें तेजी आई। इसके पूर्व 1998 में आई फायर फिल्म का एक सीन, जिसमें देवरानी और जेठानी के संबंधों के दृश्य थे, इस विषय पर मील का पत्थर साबित हुआ। फिल्म के विरोध में मुंबई, दिल्ली, सूरत तथा भारत के कई अन्य शहरों में थिएटरों में तोड़फोड़ हुई। राजनीतिक दलों के द्वारा, LGBT समूह के द्वारा पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया गया तथा कई दिनों तक दी फायर फिल्म चर्चा के केंद्र में रही। अगले दिन यह खबर समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाया रहा और अब LGBT समूह पर चर्चा जोर पकड़ने लगी तथा अब यह विषय न्यायालयों के समक्ष भी सन 2003 में इस समुदाय को तब बड़ा झटका लगा जब दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध बताने वाली IPC की धारा 377 को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया। यह चुनौती एक NGO, जिसे नाज फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है, द्वारा दिया गया था। इस फाउंडेशन ने याचिका के माध्यम से यह मांग की थी कि सहमति वाले वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंधों को वैध करार दी जानी चाहिए। इसके बाद कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय इस विषय पर आए जिसने इस विषय को और चर्चा में ला दिया तथा अब यह लड़ाई मूल अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों तथा सामाजिक नैतिकता की तराजू पर तौला जाने लगा और इसके केंद्र में IPC की धारा 377 तथा LGBTQ के अधिकार होते गए। समलैंगिक संबंधों को अपराध बताने वाली इंडियन पेनल कोड की धारा 377 पर साल 2009 में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने नाज फाउंडेशन बनाम NCT ऑफ दिल्ली के मामले में 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह व्यवस्था दी कि एकांत में 2 वयस्कों के बीच सहमति से स्थापित यौन संबंध को अपराध मानना भारत के संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इस निर्णय ने धारा 377 पर आंशिक प्रहार किया तथा पूरे भारत में सहमति से वयस्कों से जुड़े समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। परंतु ठीक इसके 4 साल बाद सन 2013 में सुरेश कुमार कौशल और अन्य बनाम नाज फाउंडेशन और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले को पलट दिया तथा इंडियन पेनल कोड की धारा 377 को पुनः बहाल कर दिया। पुनः राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ 2014 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडरों को थर्ड जेंडर यानी तीसरे लिंग के रूप में अलग पहचान दे दिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के भाग 3
तथा संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत LGBTQ के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से ट्रांसजेंडर्स को तीसरे लिंग के रूप में माना जाना चाहिए। सन 2017 में इस विषय पर एक बड़ा मोड़ तब आया जब जस्टिस KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ, जो मामला राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड था, कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2013 में सुरेश कुमार कौशल के मामले में दिए गए निर्णय से असहमति जताई तथा कहा कि केवल कामुकता के आधार पर किसी व्यक्ति की मूल पहचान को अपराधी बनाना आर्टिकल 21 भारत के संविधान का उल्लंघन है। न्यायालय ने आगे कहा कि यौन रुझान गोपनीयता का एक अनिवार्य गुण है, यानी यह राइट टू प्राइवेसी में शामिल। सन 2018 में LGBTQ तथा धारा 377 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला सुनाया। यह फैसला LGBT समूह के पक्ष में दिया गया था, अर्थात नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 के मामले में दिए गए निर्णय ने IPC की धारा 377 में बदलाव कर दिया। अब समलैंगिक होना अपराध नहीं था। न्यायालय ने 158 साल पुराने ब्रिटिश काल के उस कानून को आंशिक रूप से रद्द कर दिया जो निजी तौर पर वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाता था। सर्वोच्च न्यायालय ने IPC की धारा 377 को तर्कहीन, बचाव योग्य और स्पष्ट रूप से मनमाना माना। इस मामले में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ तथा जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल थीं, ने बहुमत से निर्णय सुनाया। CJI दीपक मिश्रा ने कहा कि हमें जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। समलैंगिक लोगों को भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। पीठ ने यह भी माना कि समलैंगिकता अपराध नहीं है और इसे लेकर लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि किसी व्यक्ति को हम नहीं बदल सकते। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि LGBT समुदाय के निजी जीवन में झांकने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। इस निर्णय के बाद समलैंगिक संबंध अब गैर आपराधिक हो गया, जिसे सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अपराध की श्रेणी में डाल दिया था। इस निर्णय के बाद इंडियन पेनल कोड की धारा 377 आंशिक रूप से पुनः मृतप्राय हो गई। समलैंगिकता के अपराध मुक्त होने तथा ट्रांसजेंडरों को पहचान मिलने के बाद LGBTQ+ समुदाय के कई लोग चाहते थे कि जिस तरह आम लोगों को या अन्य लोगों को शादी करने का अधिकार मिला हुआ है, उसी तरह LGBTQ समुदाय को भी शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए। और इसे लेकर दिल्ली, उड़ीसा तथा केरल हाई कोर्ट सहित देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि विषमलिंगी स्त्री पुरुष जोड़ों को मिलने वाले कई बुनियादी अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया है। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दायर सभी याचिकाओं को एक साथ मिलाकर सुनवाई प्रारंभ की। यह सुनवाई 18 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुई तथा 11 मई 2023 तक सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। अंततः इस मामले में निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट तथा जस्टिस PM नरसिम्हा शामिल थे, ने सर्वसम्मत से समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया तथा कहा कि न्यायपालिका का काम
सिर्फ कानून की व्याख्या करना तथा लागू करना है। विधि बनाने का काम संसद तथा राज्य विधायिकाओं को है। वे तय करें कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में बदलाव करना है या नहीं करना है। न्यायालय ने आगे कहा, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विवाहों को छोड़कर शादी का कोई असीमित अधिकार नहीं है। समलैंगिक जोड़े विवाह का मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते। अदालतें कानून नहीं बना सकती। अदालतें केवल कानूनों की व्याख्या तक ही कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय सुनाते हुए केंद्र तथा राज्य सरकारों को कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का भी दिशा निर्देश दिया। न्यायालय ने सरकार को समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने का दिशा निर्देश दिया। साथ ही लोगों को इस विषय पर संवेदनशील होने का आह्वान किया ताकि समलैंगिकों को किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना न करना पड़े। केंद्र तथा राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि समलैंगिक जोड़ों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। लोगों को उनके प्रति जागरूक किया जाए तथा उनकी सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर भी खोला जाए। यदि किसी बच्चे का सेक्स चेंज ऑपरेशन कराना हो तो ऐसी स्थिति में उसका सेक्स चेंज ऑपरेशन तभी होना चाहिए जब इसके बारे में उसके अंदर समझने की योग्यता आ गई हो। किसी के साथ जबरन सेक्स प्रवृत्ति में बदलाव करने वाला किसी भी हार्मोन के सेवन हेतु दबाव न बनाया जाए। ऐसे व्यक्तियों को उनके मर्जी के खिलाफ परिवार के पास लौटने को मजबूर न किया जाए तथा ऐसे जोड़ों के खिलाफ FIR प्राथमिकी जांच के बाद ही दर्ज हो। उपरोक्त दिशा निर्देशों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रांसजेंडरों को शादी का हक है, अर्थात विषम लैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडरों को मौजूदा कानून के तहत शादी करने का हक होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने निर्णय को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा कि एक ट्रांसमैन और एक ट्रांसवुमन के बीच या इसके विपरीत संबंध को विशेष विवाह अधिनियम तथा अन्य मौजूदा कानूनों के तहत पंजीकृत किया जा सकता है और यदि कोई ट्रांसजेंडर विषम लैंगिक रिश्ते में है और अपने साथी के साथ शादी करना चाहता है तो उसे कानून द्वारा मान्यता दिया जाना चाहिए। इस वाद में केंद्र सरकार की तरफ से कई तर्क दिए गए। केंद्र सरकार के इस तर्क के संबंध में कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 में इस बदलाव से भारत में लागू लगभग 163 से अधिक ऐसे कानून प्रभावित होंगे जो एक पुरुष को पति तथा एक स्त्री को पत्नी का दर्जा देता है तथा याचिका जो समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने की मांग कर रही है वह केवल शहरी और अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। न्यायालय ने इस तर्क की कड़े शब्दों में आलोचना की तथा कहा कि समलैंगिकता न तो शहरी या अभिजात वर्ग की अवधारणा है या विशेषता है, यह तो प्राकृतिक होती है जो सदियों से चली आ रही है। होमसेक्सुअलिटी या क्वीरनेस सिर्फ अर्बन एलीट क्लास तक सीमित नहीं है, न ही अंग्रेजी बोलने वालों या अच्छी जॉब करने वालों तक सीमित है, बल्कि गांव में खेती करने वाली एक महिला भी क्वीर हो सकती है। और ऐसा कह देना कि क्वीर केवल अर्बन एरिया या एलीट क्लास में ही होते हैं, बाकियों को आप मिटाने जैसा काम कर रहे हैं। समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने के प्रश्न पर न्यायालय के 3 जजों की बहुमत ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया, जबकि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ तथा जस्टिस कौल इसके पक्ष में थे कि एक ट्रांसजेंडर भी दत्तक ले सकता है। फैसला जो भी हो, कानून आगे जो भी बने,
परंतु हमें इस विषय पर गहनता से विचार करना होगा कि क्या सामाजिक नैतिकता के आड़ में हम एक विशेष समुदाय, जिसे LGBTQ समुदाय कहा जाता है, के मौलिक अधिकारों का अनादर कर सकते हैं, तथा ठीक इसके विपरीत यह भी कि मौलिक अधिकारों की आड़ में क्या हम सामाजिक नैतिकता को दरकिनार कर सकते हैं। सच ये है कि हमें दोनों के बीच में बैलेंस को स्थापित करना होगा। इसी के साथ आप मुझे लेक्चर ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।